अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 से पहले मैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बता दूं। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन अगर लाजमी होल्ड करे तो ऐसी कंडीशन को हम नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, लेकिन दूसरी से पहली कंडीशन हो सकता है होल्ड करे या ना करे, ऐसी कंडीशन को हम सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे हर रैशनल नंबर रियल होता है, हर रैशनल नंबर रियल ही होता है, तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी रैशनल नंबर लेंगे वो रियल ही होगा। लेकिन हर रियल नंबर रैशनल नहीं होता, हो सकता है एक रियल नंबर है वो रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है और ये सफिशिएंट कंडीशन। ये बात आपने याद रखनी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करनी है कि तीन पॉइंट्स P, Q, R कोलिनियर। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन फाइंड करते हैं। नेसेसरी कंडीशन, फर्ज कर लेते हैं तीन पॉइंट्स P, Q, R कोलिनियर। लेट पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। अब एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं जो पॉइंट P और Q से पास कर रही है। नाउ equation of line through P and Q is, वो आ जाएगी हमारे पास x minus x1 over x2 minus x1 is equal to y minus y1 over y2 minus y1 is equal to z minus z1 over z2 minus z1। तो फर्ज कर लेते हैं ये t की, इन तीनों वैल्यूज को t के इक्वल रख के वहां से पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू टी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू टी, and z is equal to z1 plus z2 minus z1 into t। अब हमने ऊपर कहा है कि पॉइंट P, Q, R कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे वाक़या, तो इसका मतलब वो लाइन जो P और Q से गुजर रही है वो डेफिनेटली R से भी गुजर रही होगी। इसका मतलब R से भी गुजर रही है, इसका मतलब R पॉइंट जो है वो P और Q से गुजरने वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आल्सो R x3 y3 z3 lies on this line। वो इस लाइन पे लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। सो इसको सेटिस्फाई कर देगा, वो आ जाएगा x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू टी, y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू टी, z3 is equal to z1 plus z2 minus z1 into t। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x3 is equal to x1 plus x2t
माइनस x1t, इन दोनों में से x1 कॉमन आ गया प्लस x2t और x3 को दूसरी साइड पे ले जाइए, आ जाएगा माइनस x3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह लिखा, ये आ गया 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम इन दोनों इक्वेशंस को भी लिख सकते हैं, तो वो लिख लेते हैं 1 माइनस टी y1 प्लस टी y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2 माइनस z3 इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशंस को अब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, राइट देम इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी x1 टी x2 माइनस x3, 1 माइनस टी y1 टी y2 माइनस y3, 1 माइनस टी z1 टी z2 माइनस z3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट रो में से 1 माइनस टी कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में से 1 माइनस टी कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से टी कॉमन आ रहा है और थर्ड में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ये चीज़ें कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टी 1 माइनस टी, ये आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3। अब हमें एक बात पता है कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो फिर इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन आ गई है कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हों, विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर 3 points to be collinear। यानी अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हुआ करेगा। ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास। अब हम सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करते हैं। अब सफिशिएंट कंडीशन ये कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट 0 है तो हमने ये साबित करना है ये तीनों कोऑर्डिनेट्स किसी कोलिनियर पॉइंट्स के ही होंगे। अब वो जाहिर है अगर हम बैकवर्ड चलें, यहाँ से इस तरह बैकवर्ड चलें तो हम लास्ट में यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलें तो फिर हम साबित कर देंगे कि यही कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन भी है।
वो अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलें तो लास्ट पे हम रिवर्स प्रोसेस करते करते यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ऑन गोइंग बैकवर्ड at the last we reach at this, हम इस स्टेज पे पहुंचे x3 is equal to x1 plus x2 minus x1 into t, y3 is equal to y1 plus y2 minus y1 into t, z3 is equal to z1 plus z2 minus z1 into t। अब ये कंडीशन ये बता रही है कि x, ये तो वो लाइन की इक्वेशन है जो पॉइंट P और Q से गुजर रही है, और ये रिप्रेजेंट ये कर रही है कि पॉइंट R यानी x3, y3, z3 पॉइंट P और Q से गुजरने वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट R3 P और Q से गुजरने वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। कोई पॉइंट P और Q से गुजरने वाली लाइन पे R लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो फिर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे वाक़या हुए, मतलब कोलिनियर हुए, और ये सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। विच शोज दैट R x3 y3 z3 lies on the line through P and Q. Therefore, points P, Q and R are collinear. Therefore, point P, Q and R are collinear। और ये सफिशिएंट कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 है आगे। क्वेश्चन है इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are direction cosines of three mutually perpendicular lines. Prove that the line whose direction cosines are proportional to L1 plus L2 plus L3 M1 plus M2 plus M3 N1 plus N2 plus N3 makes the congruent angle with them. L1 L2 L1 M1 N1। इसी तरह ये तीन लाइंस हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जिनके डायरेक्शन को साइंस हमें बता दिए गए। हमने ये साबित करना है कि एक लाइन फर्ज कर लेते हैं वो L है, जिसके डायरेक्शन को साइंस जिन नंबर्स के प्रोपोर्शनल है वो बता दिए गए। अब हमने ये साबित करना है कि ये लाइन इन तीनों लाइंस के साथ कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाती है, सेम एंगल बनाती है। ये हमने चीज साबित कर दी। पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1, लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1। इसी तरह
डायरेक्शन को साइन ऑफ L2 लाइन 2 के, वो आ जाएगा L2 M2 N2, और इसी तरह लाइन L3 के डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे L3 M3 और M3। ये अब चूंकि ये तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए किसी भी दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो वो लिख देते हैं एज दीज लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली perpendicular, so L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 is equal to 0. L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 is equal to 0. Similarly, L2 into L3 plus M2 into M3 plus N2 into N3 is equal to 0. L2 into L3 plus M2 into M3 plus N2 into N3 is equal to, इसी तरह इनका भी प्रोडक्ट का सम 0 होगा। L1 L3 plus M1 M3 plus N1 M3 is equal to 0। अच्छा, एक बात हमें ये भी पता है कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। तो फिर इसका मतलब L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर ये 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर वो भी 1। इसी तरह 3 के केस में तो मैं इसको जनरली इस तरह लिख देता हूँ Li स्क्वायर प्लस Mi स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3। ये हो। अब फर्ज कर लेते हैं वो लाइन जिसको हमने साबित करना है वो इन तीनों लाइंस के साथ कॉन्ग्रुएंट एंगल बना रही है। फर्ज कर लेते हैं इसके डायरेक्शन को साइंस है L M N। Let L M N are direction cosines of line L। ये गिवन है कंडीशन कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 प्लस L2 प्लस L3 M1 प्लस M2 प्लस M3 N1 प्लस N2 प्लस N3 के प्रोपोर्शनल, यानी ये एक डायरेक्शन रेशियोज और उन वैल्यूज की रेशियो सेम। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि इनकी रेशियो सेम। तो लिख देते हैं बाय गिवन कंडीशन L over L1 plus M1 L1 plus L2 plus L3 is equal to M over M1 plus M2 plus M3 is equal to N over N1 plus N2 plus N3। ये तीनों डायरेक्शन को साइंस इन नंबर्स के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनकी रेशियो सेम होगी। वो फर्ज कर लेते हैं किसी नंबर k के इक्वल। अब यहाँ से इन तीनों को अलग-अलग k के इक्वल रख के वहाँ से अगर L M N की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी L इज इक्वल टू k L1 प्लस L2 प्लस L3 M इज इक्वल टू k M1 plus M2 plus M3 N is equal to k N1 plus M2 plus M3। ये हमारे पास इस लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू आ गई।
अब फर्ज कर लेते हैं ये लाइन L1 के साथ एंगल θ1 बना रही है, L2 के साथ एंगल θ2 बना रही है और L3 के साथ एंगल θ3 बना रही है, और फिर बाद में साबित कर देंगे कि ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर ही हैं। लेट लाइन L make angles θ1, θ2, θ3 with lines L1, L2, L3 respectively। अब लाइन L1 और L के दरमियान अगर एंगल θ1 है तो देन cos θ1 फार्मूला यूज करते हैं, cos θ1 इक्वल होगा हमारे पास L1 इंटू K, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L2 इंटू K, सॉरी M1 इंटू K, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस N1 इंटू K, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब यहाँ से cos थीटा, यहाँ से θ1 की वैल्यू निकाल, cos θ1, इन तीनों में से K कॉमन आ गया तो बाकी L1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से M1 को और यहाँ से N1, ये आ जाएगा हमारे पास L1 सु K प्लस L1 L2 प्लस L1 L3, M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा M1 का सु K प्लस M1 M2 प्लस M1 M3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा N1 सु K प्लस N1 N2 प्लस N1 N3। L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, ये चीज 1 की इक्वल, इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये 0 की इक्वल है। इसी तरह L1 इंटू L3 प्लस M1 इंटू M3 प्लस N1 इंटू N3, ये भी 0 के इक्वल है, इसकी जगह 0 है। तो हमारे पास आ गया cos θ1 इज इक्वल टू K, यहाँ से θ1 की वैल्यू आ गई cos इनवर्स K, यानी लाइन L और L1 के दरमियान जो एंगल है वो हमने उसकी ये वैल्यू फाइंड कर। सिमिलरली हम लाइन L और L2, लाइन L और L3 के दरमियान जो एंगल है उनकी भी यही वैल्यू फाइंड कर सकते। सिमिलरली we can show that θ2 is equal to cos inverse K, θ3 is equal to cos inverse K। तो फिर ये तीनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। सो θ1 is equal to θ2 is equal to θ3, therefore line L makes the congruent angle with L1, L2 and L3, यानी लाइन L, L1, L2 और L3 के साथ सेम एंगल बना रहा है। ये हमने साबित कर दिया। रिक्वायर्ड
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। A variable line in two adjacent positions has direction cosines L, M, N and L plus delta L, M plus delta M and N plus delta N। दो लाइन, एक वेरिएबल लाइन है जिसकी दो एडजेसेंट पोजीशंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे दी। वेरिएबल लाइन मतलब एक लाइन है जो मुसलसल वेरी कर रही है, यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, इस तरह ये वेरी कर रही है। कभी यहाँ थी फिर यहाँ हुई फिर यहाँ हुई फिर यहाँ, इस तरह। अब उसकी दो एडजेसेंट पोजीशन, साथ साथ वाली जो पोजीशंस हैं उनके डायरेक्शन को साइंस उन्होंने हमें दे दी। यानी वो फर्ज कर लेते हैं एक पोजीशन ये और दूसरी ये साथ साथ वाली, तो इसके डायरेक्शन को साइन उन्होंने दे दी L, M, N और इसके दे दी L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M, N प्लस डेल्टा N। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे से पढ़ता हूँ। Show that measure of the small angle delta theta between them, between the two positions is given by delta theta square is equal to delta L square plus delta M square plus delta N square। अब हमने ये साबित करना है कि इन दो पोजीशन के दरमियान जो स्मॉल एंगल है डेल्टा थीटा, देखें एक तो एंगल ये बन रहा है और एक ये स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल उनको डेल्टा थीटा से जाहिर किया है और हमने ये साबित करना है कि स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा का स्क्वायर वो इक्वल है डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। ये चीज हमने साबित कर दी। पहले हम ये चीज लिख लेते हैं, लेट एल एम एन एंड एल प्लस डेल्टा एल M plus delta N, N plus delta N be the direction cosines of two adjacent positions. Position of line। तो फिर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये 1 के इक्वल होगा। आल्सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल होगा। आल्सो L प्लस डेल्टा L स्क्वायर प्लस n प्लस डेल्टा n स्क्वायर प्लस n प्लस डेल्टा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह देखिए l स्क्वायर प्लस डेल्टा l स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा l प्लस n स्क्वायर प्लस डेल्टा m स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा m प्लस n स्क्वायर प्लस डेल्टा n स्क्वायर प्लस 2n डेल्टा n इज इक्वल टू 1। अभी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये चीज तो 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह 1 लिख देते हैं प्लस बाकी ये स्क्वायर वाली वैल्यू 1 2 3 इनको पहले लिख देते हैं। यानी डेल्टा l स्क्वायर प्लस डेल्टा m स्क्वायर प्लस
डेल्टा एन सु के प्लस बाकी इन तीन वैल्यूज में से 2 कॉमन आ गया, तो बाकी आ जाएगा हमारे पास एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एन प्लस एन डेल्टा एन इज इक्वल टू हाफ। इस वन को इस वन के साथ कैंसिल कर दो। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा एल सु के प्लस डेल्टा एम सु के प्लस डेल्टा एन सु के इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा -2 एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब इन दो पोजीशंस के दरमियान एंगल डेल्टा थीटा, तो फिर वो डेल्टा थीटा अब हम फाइंड करते हैं। लेट डेल्टा थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 adjacent positions then cos डेल्टा थीटा ये इक्वल होगा हमारे पास L इंटू एल प्लस डेल्टा एल प्लस M इंटू M प्लस डेल्टा M प्लस N इंटू M प्लस डेल्टा M। ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन स्क्वायर एन डेल्टा एम। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 के इक्वल आ गए, प्लस एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एम। यहाँ से एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एन प्लस एन डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी cos डेल्टा थीटा माइनस 1, जिसको हम इस तरह में लिख सकते हैं माइनस इंटू 1 माइनस cos डेल्टा थीटा। एल डेल्टा थीटा प्लस एम डेल्टा थीटा प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स आ गया डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू -2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब ये हमें पता है कि डेल्टा थीटा स्मॉल है, वी नो दैट डेल्टा थीटा इज स्मॉल, so डेल्टा थीटा बाय 2 इज आल्सो। तो फिर जाहिर डेल्टा थीटा बाय 2 भी स्मॉल होगा, बल्कि उससे भी स्मॉल होगा। फर्स्ट कर लेते हैं डेल्टा थीटा बाय 2 0 को अप्रोच कर,
यानी कितना छोटा है कि 0 को अप्रोच कर, से डेल्टा थीटा बाय 2 अप्रोचेस टू 0। अगर डेल्टा थीटा बाय 2 0 को अप्रोच कर रहा है, देन बाय लॉ ऑफ साइन, साइन डेल्टा थीटा बाय 2 ओवर साइन डेल्टा थीटा बाय 2, ये 1 को अप्रोच कर दे, साइन डेल्टा थीटा बाय 2 अप्रोचेस टू साइन डेल्टा थीटा बाय 2, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया जाए तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2 अप्रोचेस टू डेल्टा थीटा स्क्वायर बाय 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, देयरफॉर 2 becomes ये आ जाएगा डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू डेल्टा थीटा स्क्वायर बाय 4 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा थीटा स्क्वायर इज इक्वल डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर, और ये रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आगे हमने जिस तरह यहाँ हमने लाइन को डिस्कस किया है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्लेन को डिस्कस करेंगे और प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे मुख्तलिफ सिचुएशंस में। इक्वेशंस ऑफ प्लेन, ये चीज हमें पता है कि स्पेस के अंदर एक्स वाई एक्सिस मिलके एक्स वाई प्लेन बना देता है, एक्स जी एक्सिस मिलके एक्स जी प्लेन बना लेता है, इसी तरह ये वाई जी प्लेन। अब अगर हमें किसी भी प्लेन में कोई भी अगर प्लेन है हमारे पास, उसका अगर हमें एक पॉइंट फर्ज कर लेते हैं वो ये पी x1 y1 c1, और इस प्लेन पे नॉर्मल और फर्ज कर लेते हैं n इज इक्वल टू ए बी सी। अगर हमें पता हो किसी भी प्लेन पे अगर हमें एक पॉइंट और उस प्लेन पे नॉर्मल अगर हमें पता हो, तो इनकी मदद से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो और उसका फार्मूला हमारे पास होगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और इस फार्मूला को हम कहेंगे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसी भी प्लेन की इक्वेशन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी उस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं और डी कांस्टेंट है। हम डी की मुख्तलिफ वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ प्लेन्स आते जाएंगे। अब अगर हम एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, हम एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जबकि ओरिजिन का उस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस हमें पता हो और
उस नॉर्मल की लेंथ भी हमें पता हो, तो इसकी मदद से हम प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। उसका हमारे पास फार्मूला होगा Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, और इसको हम कहेंगे ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब अगर हमारे पास एक प्लेन इस तरह है, अब अगर हमारे पास प्लेन कोई इस तरह है कि उसके तीनों इंटरसेप्ट्स हमें पता है, तो इन तीनों इंटरसेप्ट्स की मदद से भी हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला होगा हमारे पास x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1, और इसे हम इस फार्मूले को कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट form of equation of plane। इसी तरह अगर हमने किसी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि उस प्लेन में हमें 3 पॉइंट्स गिवन, वो फर्ज कर लेते हैं कि ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, तो इन 3 पॉइंट्स की मदद से प्लेन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला हमारे पास हुआ करेगा x y z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर किसी प्लेन पे हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे, तो उसकी मदद से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम तकरीबन यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी।